जब ट्रेवर ने मुझे कैंपिंग ट्रिप के लिए पूछा तो मैं मना करने के लिए तैयार थी। ट्रेवर और मैं पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब मैं उससे दूर होने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसी के साथ सो रहा है। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होगा, वो मौका जब हम दोनों बाहर होंगे और मैं ट्रेवर से रिश्ता तोड़ूंगी, जबकि कैसी और जॉर्डन देख रहे होंगे। अलाबामा में गर्मियों की शुरुआत हो रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी, लेकिन फिर भी बाहर कैंप करने के लिए परफेक्ट मौसम था। हम सूरज ढलने से ठीक पहले कैंप वाली जगह पहुंच गए। ट्रेवर ने एक ऐसी जगह चुनी जो पेड़ों के पीछे काफी दूर थी। मैं बस यही सोच रही थी कि ये एक डरावनी मूवी की तरह है, जिसमें बेखबर कैंपर्स की हत्या कर दी जाती है। किसी को भी लोकेशन की परवाह नहीं थी, लेकिन हर कोई खुश था। हमने कैंप लगाया, तब तक सूरज भी ढल चुका था। हमने अपने लिए एक एक बियर निकाली और जॉर्डन ने स्पीकर को तेज वॉल्यूम पर चला दिया और उसमें पोस्ट मेलोन के गाने बजाने शुरू कर दिए। कैसी ऐसे डांस करने लगी जैसे वो किसी रैप म्यूजिक वीडियो के ऑडिशन पर आई हो। और ट्रेवर, उसने शायद ही मेरी तरफ कभी देखा हो। मैं पेड़ की लकड़ी पर बैठी हुई थी और चिकन विंग्स खा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। और तभी ये हुआ, सोडा का एक कैन फिसल कर हमारी तरफ आया। क्लिंक क्लिंक। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वो खुल गया और हवा में भरी गैस फैल गई। ये क्या? जॉर्डन खांसने लगा। क्या ये एक स्मोक बॉम्ब है? कैसी चिल्लाई। हमारे सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो हम सब एक कम रोशनी वाले कमरे में थे। हम चारों साथ साथ बैठे हुए थे। हमारे हाथ एक रस्सी के पीछे की तरफ बंधे हुए थे। मेरा सर दर्द कर रहा था। डूड, आखिर ये हो क्या रहा है? जॉर्डन ने गुर्राते हुए कहा। अरे यार, मेरा सर तो अभी तक घूम रहा है। और फिर हमने आवाज सुनी, तालियों की आवाज। अंधेरे से एक आदमी की परछाई निकल कर आई। एक आदमी जो रोबोट की तरह आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे वो फ्राइडे द 13th वाले किरदार से निकल कर आई हो। हेलो हेलो, उसने हाथ आगे बढ़ाकर खुशी से कहा। मेरी छोटी सी पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। कैसी ने फौरन रोना शुरू कर दिया। प्लीज प्लीज हम सबको छोड़ दो। हमने 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 कुछ नहीं किया। उसने अपना सर एक तरफ लटकाया। ओ राजकुमारी, ये तो दिक्कत है, तुमने आज तक कुछ अच्छा नहीं किया। न जाने कहां से उसने एक हंटिंग नाइफ निकाली और जॉर्डन की बाजू पर एक कट मार दिया। जॉर्डन चिल्लाया और बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी शर्ट खून से लथपथ हो गई। उप्स, आदमी हंसा। गलती हो गई। ट्रेवर अपनी सीट पर बेचैन हो गया। तुम पागल हो गए हो, जाने दो हमें। उस आदमी ने अपनी नजर उस पर डाली। वो मुस्कुराया, उसकी तरफ गया और धीरे से ब्लेड को ट्रेवर के गाल पर दबाने लगा। उसके बाद उसने चाकू से ट्रेवर की टांग पर वार कर दिया। ट्रेवर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी चीख से पूरा मोहल्ला उठ सकता था। मैं बस देखती रही, बेफिक्र। कैसी अब बेसुध हो चुकी थी और जोर जोर से रोकर दया की भीख मांग रही थी। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपना सर टेढ़ा किया। और तुम बस यहाँ बैठी रहोगी? तुम्हें डर नहीं लग रहा मेरी जान? मैंने उस आदमी की तरफ घूर कर देखा, बिना किसी भाव के। नहीं। वो हैरान होकर पलकें झपकाने लगा। हाँ। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। मेरी जिंदगी पहले से ही मजाक बनी हुई है। तुम शायद मुझे इस परेशानी से निकालने में मदद कर दोगे। उस आदमी की आंखें दिलचस्पी दिखाते हुए छोटी हो गई। वो मेरे आगे अपने घुटनों पर बैठ गया और मेरा चेहरा पढ़ने लगा। अब तो तुमने मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी है। उसने एक बार फिर ट्रेवर की जीन्स से प्लेट पर लगा खून साफ किया और पास में आया। तो क्या है तुम्हारी कहानी? मैंने कैसी और ट्रेवर की तरफ अपनी नजरें घुमाई। तुम जानना चाहते हो कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? मेरी आवाज धीरे थी लेकिन बिल्कुल साफ। मैंने सीधा उनकी तरफ देखा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पीठ पीछे एक दूसरे से चक्कर चला रहे हैं। ट्रेवर की आंखें बड़ी हो गई। क्या? कैसी का चेहरा फीका पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। ये चुप कर चुड़ैल, मैंने उसकी तरफ थूकते हुए कहा। उस आदमी ने सीटी बजाई। प्लॉट ट्विस्ट, मैंने ये आते हुए नहीं देखा था। वो खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर तालियां बजाई। क्या तुम जानती हो, तुम बहुत मजेदार हो। मुझे तुम पसंद आई। उसने कैसी की तरफ चाकू घुमाया, फिर जॉर्डन। पता है क्या, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों को दफनाने में मेरी मदद करनी होगी। डील? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, डील। मैंने जॉर्डन की तरफ देखा। तुम भी जानते थे, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। कैसी चिल्लाने लगी। क्या? नहीं, प्लीज, ओ माय गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं 1 इंच भी नहीं हिली। उस आदमी ने कैसी को उसके बालों से पकड़ा, उसे घसीटते हुए ताजी खोदी हुई कब्र तक ले गया और एक ही झटके में उसका गला काट दिया।
खून मिट्टी पर फैल गया और वो गुर्राते हुए गड्ढे में गिर गई। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई और वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। मैं उसे देख रही थी और वो मुझे घूर रही थी। अगली बारी जॉर्डन की थी। उस आदमी ने बार बार लगातार उसकी छाती पर वार किया जब तक उसे गड्ढे में गिराया गया। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। ट्रेवर किसी बच्चे की तरह सिसकियां ले लेकर रो रहा था। उस आदमी ने ट्रेवर को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए कब्र तक ले गया। जैसे वो आदमी ट्रेवर का गला काटने के लिए तैयार हुआ, मैं पीछे से कूद पड़ी। मैंने फावड़े की मदद से जोर से उसके सर पर वार किया। वो आदमी लड़खड़ाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसके सर से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने एक बार फिर फावड़ा घुमाकर वार किया और वो गड्ढे में गिर गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर लात मारकर उसे चुप करवा दिया और बिना एक भी शब्द कहे मैंने उसे बाकी लाशों में ढकेल दिया। उसका शरीर जब बाकियों पर गिरा तो जोर से आवाज हुई। मैंने फावड़ा उठाया और गड्ढे में मिट्टी भरना शुरू किया। ट्रेवर अभी भी डर से कांप रहा था और मुझे घूर कर देख रहा था। तुमने मुझे बचाया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ओह गॉड, मुझे माफ कर दो बेब। मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था और मेरे कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रो रहा था। कुछ मिनट के बाद पुलिस आ गई और अपनी स्टेटमेंट देते हुए भी ट्रेवर रो रहा था। मैं एम्बुलेंस के पीछे वाले दरवाजे पर बैठी हुई थी। मेरे कंधों पर कंबल रखा गया था और मुझे पानी दिया गया था। ट्रेवर ने अपने पेरेंट्स को फोन किया। वो अभी तक सदमे में था और उन्हें सब कुछ बता रहा था। हम बहुत ही मुश्किल से बचे हैं। वो रोने लगा। जब पैरामेडिक्स ने उसकी देखभाल की तो मैंने कैमरे की तरफ देखा जिसे एक आदमी प्रेस के लिए सेट कर रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। एक हिटमैन को पागल बनाना आसान नहीं है, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज मेरी सांस से ज्यादा तेज नहीं थी। मेरे अंदर से शैतानी हंसी निकली। लेकिन मैं बहुत ही अच्छी नंबरों से पास हुई हूं। मुझे हमेशा से वो चीजें करना पसंद रहा है जिससे जैक को परेशानी होती थी। उसकी हमेशा ध्यान से रहने वाली आदत की हमें ऐसा नहीं करना चाहिए में कुछ ऐसी बात थी जो मुझे हमेशा एहसास दिलाती थी कि हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। गर्मियों का वो दिन कुछ अलग नहीं था। सूरज की तपश सर पर पड़ रही थी। मेरी स्किन पहले से ही जल रही थी, जबकि जैक बार बार हम दोनों को सनस्क्रीन लगाने के लिए दे रहा था। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। 15 साल का होने का मतलब यह था कि मुझे जहां भी मौका मिले मैं एडवेंचर ढूंढ लूं। हे, वो देखो उस तरफ। मैंने पत्थरों के पीछे एक ढांचे की तरफ इशारा किया। लकड़ी का बना टूटा फूटा घर जिसका आंगन उखड़ चुका था और छत ढह गई थी और ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैक ने अपनी आंखों को सूरज की किरणों से बचाते हुए कहा, शायद कोई पुरानी अजीब सी जगह है। लेकिन मैं पहले से ही गरम रेत से गुजरते उसकी तरफ बढ़ चुका था। मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरे पीछे आने से पहले हिचकिचा रहा है। जैसे हम करीब पहुंचे मुझे एक ऐसी गंदी बदबू का एहसास हुआ जो मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। समुद्र के सड़े हुए सीवीड में कुछ खट्टा और गलत मिला हुआ था। तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। वो झोपड़ी के पीछे एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद सब कुछ और भी ज्यादा अजीब लगा। उसकी स्किन जलकर चमड़े जैसी हो गई थी। जगह जगह से फटी और छिली हुई। चिकने बाल नमक की परत वाली रस्सियों में लटके हुए थे। एक ऐसे चेहरे के चारों ओर जो बूढ़ा और जवान दोनों लग रहे थे। काफी गर्मी वाला दिन है क्यों बच्चों? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जंग के ऊपर रेगमाल। मैंने भी यूं ही सर हिला दिया। हाँ, तुम्हें यहाँ एक अच्छी जगह मिल गई है। उसके फटे हुए होंठ फैल गए। शायद वो मुस्कुरा रहा था। मेरे पास अंदर से ज्यादा बेहतर चीज है। उसने झोपड़ी के पीछे एक छोटी सी जगह की तरफ इशारा किया जिस पर मेरा पहले ध्यान नहीं गया था। तुम लड़कों को लड़कियां पसंद है? मैंने जैक का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन मैं उस आदमी की खून भरी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मुझे कुछ रेयर फुटेज मिली है। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी और धीरे से अपने होंठ चाटने लगा। कुछ ऐसा जो तुम्हें ऑनलाइन नहीं मिलने वाला। आओ चलकर देखते हैं यार, मैंने जैक को धीरे से कहा और उस आदमी के पीछे झोपड़ी में जाने लगा। जैसे ही मैंने उस जगह कदम रखा मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हवा भारी और सड़न भरी थी, जैसे आप गंदे स्पॉन्ज से सांस ले रहे हो। दीवारों पर फीके पोस्टर लगे हुए थे। बिकनी पहनी लड़कियां, लेकिन उनकी आंखों में डर दिख रहा था, खालीपन, खौफ। आराम से बैठो। उस आदमी ने पीले पर्दे वाली प्रोजेक्टर की स्क्रीन के सामने रखी 2 फोल्ड होने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे अंदर की अकड़ अब मुझे पीछे हटने से मना कर रही थी। मैं बैठ गया और जैक को भी बेमन के साथ बैठा दिया। उस आदमी ने कई साल पुराना दिखने वाला VCR चलाया और एक दानेदार वीडियो हमारे सामने स्क्रीन पर चलने लगी। उसकी शुरुआत आम ढंग से हुई। नौजवान लड़कियां बीच पर नहा रही थी और एक दूसरे पर पानी फेंक रही थी, लेकिन कैमरे का फोकस काफी फैल रहा था और एक जगह बहुत देर तक रुका हुआ था। उन पर जूम इन किया गया हुआ था जब उनका ध्यान नहीं था, और फिर वीडियो अचानक बीच में से कट गई। वही लड़की अब एक अंधेरे कमरे में थी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुंह बंद किया हुआ था।
उनका मेकअप आंसुओं से खराब हो चुका था। मेरा गला भर गया। अगले सीन में एक कमरा दिखाया गया जिसकी दीवारों पर प्लास्टिक शीट लगी हुई थी। उनमें से एक लड़की को बुरी तरह से अंधेरे में खींचा गया था। बंद करो इसे, मैंने बीच में चिल्लाते हुए कहा। वो आदमी हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज ऐसी थी जैसे कंकड़ खड़खड़ा रहे हों। उसने वीडियो रोकी। वो मेरी तरफ तब तक झुका जब तक कि मुझे उसकी सांसों की बदबू नहीं आई। क्यों? तुम वीडियो के सबसे अच्छे पार्ट तक पहुंचने वाले हो। वो कमरे में बने शेल्फ तक गया और उसने वहां से खून से सना हुआ स्क्रंची उठाया और फिर उसने अपनी नाक के पास लेकर सूंघा। क्या तुम जानते हो कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मैं इसका कैमरामैन, डायरेक्टर और कभी-कभी एक्टर भी था। मेरी आंखें जमीन में गड़ गई। जिन्हें मैंने जंग के दाग समझे थे, वास्तव में वो खून के धब्बे थे, गहरे, दर्द भरे। जैक दरवाजे की तरफ भागा और इस बार मैं उसके ठीक पीछे था, लेकिन वो आदमी जरूरत से ज्यादा तेज था। उसने हमारा रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब तक जो हमें एक दोस्त जैसा महसूस करवा रहा था, अब उसकी आंखों में भूख दिखाई दे रही थी। तुम कहां भाग रहे हो बच्चे? तुमने तो मेरी कलेक्शन देखी नहीं। उसने मछली काटने वाला चाकू निकाला और उसे लकड़ी के टेबल पर रगड़ने लगा, जिससे ऐसी आवाज पैदा हुई जिसने मेरे दांतों को अकड़ा दिया। ये हमेशा मजेदार रहा है। वो हमारी तरफ कदम बढ़ा रहा था। सब वहां एडवेंचर की तलाश में घूमते हैं, मेरी कलेक्शन देखकर खुश होते हैं, लेकिन जब मैं जोर देता हूं तो उन्हें परेशानी होने लगती है। उन्हें फिर वो अचानक कूदा और उसने मेरे कॉलर पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। जब उसने मेरी गर्दन पर चाकू चबाने की कोशिश की तो मुझे उसकी स्किन से नमक और सड़न की बदबू आई। मैंने उसकी छाती को जोर से धक्का मारा और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। हम उससे बचकर निकलते हुए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उसने एक बार फिर हम पर वार करके हमें रोक दिया। जैक ने जल्दी से कबाड़ से एक मेटल की रॉड उठाई और अपनी पूरी जान लगाते हुए उस आदमी पर वार कर दिया। वो रॉड आदमी की हथेली पर जा लगी, जिससे चाकू नीचे जमीन पर गिर गया। हम झोपड़ी की तलाश करते हुए बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। वो आदमी धीरे धीरे हमारे पीछे आ रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से खून टपक रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम भी मेरी कलेक्शन का एक हिस्सा बनोगे, उसने कहा। तुम भाग नहीं सकते। अचानक मेरे हाथ में जंग लगी हुई एक फायर गन लगी। जब मैंने गन को उस आदमी की तरफ ताना तो मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने ट्रिगर दबा दिया। उसका फ्लेयर आदमी के कंधे पर जा लगा और उसकी शर्ट पर आग लग गई। वो चिल्लाया, लड़खड़ाया, लकड़ी के डब्बों पर गिर गया और इसके ऊपर एक मोमबत्ती आ गिरी। मिनट में आग लग गई। हम दरवाजे से भागते हुए बाहर निकल गए। आग का धुआं हमारे फेफड़ों में घुस चुका था, लेकिन हम आखिरी दम तक भागते रहे। लाइफ गार्ड ने हमें देखा और भागते हुए हमारी तरफ आया। हाँफते हुए हमने बीच बीच में अपनी पूरी कहानी बताई, वो वीडियोस, हमला, सब कुछ। लाइफ गार्ड ने मदद के लिए किसी को रेडियो पर मैसेज दिया और हम भागकर उस झोपड़ी की तरफ गए जहां आग लगी थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कोई आग, ना धुआं। झोपड़ी खाली थी। ना कोई प्रोजेक्टर, ना खून के धब्बे, ना ही टेप्स। बस खाली शेल्फ जिन पर धूल जमी हुई थी। लड़कों, तुम मुसीबत की तलाश कर रहे हो? लाइफ गार्ड ने मुझसे कहा। मैंने हैरान होकर जैक की तरफ देखा। लेकिन हम अभी यहीं थे। मैं रोने लगा। चलो यहां से चलें। जैक ने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे कंधे पर रखा। शायद गर्मी हमारे सर चढ़ गई थी। उस रात कैंप रेडवुड झील की हवा में बहुत नमी थी, जो मेरी स्किन पर नम कंबल की तरह दबाव डाल रही थी। हर कोई अपने केबिन में सो रहा था, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन की आंखों में शरारती चमक थी, जिसका मतलब होता था मुसीबत। कम ऑन स्टीवन, हम सिर्फ इतना देख कर आएंगे कि लड़कियां जाग रही हैं नहीं, उसने हंसकर कहा। जब हम अपने जूते पहनने के लिए नीचे झुके तो लकड़ी का फ्लोर चरमराने लगा। तुम सिर्फ मेडिसन को उसकी क्यूट पिजामास में देखना चाहते हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा और अपने चेहरे पर घबराहट का मुखौटा पहना। हम आवाज करते हुए दरवाजे का रिस्क ना लेते हुए खिड़की से कूद कर गए और घास पर उछलते हुए बाहर निकले। रात में कैंप फायर की बदबू फैली हुई थी और झील से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। जब हम जंगल से होते हुए गुजरे तो ऐसा लगा जैसे कीड़ों की आवाज हमारे पैरों की आवाज से लय मिला रही हो। लड़कियों का केबिन पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा था, जब अचानक ब्रायन ने मेरा हाथ इतना कसकर पकड़ा कि उसके नाखून मुझे चुभने लगे। अरे यार, वो देखो! चांद की रोशनी में झील के किनारे एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वो मिसेस रिटर थी, हमारी काउंसलर। वो किसी भारी चीज को मिट्टी भरे रास्ते से घसीटती हुई ले जा रही थी। वो काफी बड़ी चीज थी, जैसे किसी का शरीर हो। ये क्या है? मैंने डर के मारे कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। यार, मुझे तो ये किसी की लाश लगती है, ब्रायन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज लड़खड़ाई। वो एक बड़े से ओक के पेड़ के नीचे झुककर बैठ गया। ये नजारा देखकर हम मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। मिसेस रिटर, जो कुछ घंटे पहले ही मार्शमेलो बांटते हुए बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रही थी, उन्होंने बोरी को पानी के किनारे फेंक दिया। उसकी हरकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इसकी पहले से तैयारी की हुई थी।
लेकिन जैसे उन्होंने झील में डालने के लिए बोरी उठाई, उसका फटा हुआ सर खुल गया और एक पीला हाथ बाहर निकला, जो बाहर निकलने के लिए बेताब था। मेरा खून ये देखकर ठंडा पड़ गया कि वो रोजी थी, काउंसलर की असिस्टेंट। वो हाँफते हुए बाहर निकली। उसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था और चेहरे पर लाल रंग का खून जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। मिसेस रिटर ने फौरन रिएक्ट किया। रोजी के मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। रोजी के पैर सांस लेने के लिए तड़पते हुए हिल रहे थे। झील के पानी की लहरों के बीच उसकी दबी हुई चीख मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हमें कुछ करना ही होगा, मैंने धीरे से कहा। मेरा गला सूख रहा था। नहीं, वो हमें देख लेगी, ब्रायन ने मुझे रोकते हुए मेरे हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा। लेकिन मैं बस यूं ही बैठ कर ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। रोजी की आंखें बाहर आ रही थी। उसके नाखून मिसेस रिटर की बाजुओं में गड़ रहे थे। बिना कुछ सोचे मैंने एक पत्थर उठाया और उसके झील के अंदर फेंक दिया। उसके गिरते ही पानी में हलचल हो गई। मिसेस रिटर्स का सर घूम गया। जब उसने पेड़ों की तरफ देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई। इतने में रोजी कीचड़ में गिर गई और बुरी तरह खांसने लगी। लेकिन मिसेस रिटर्स हमें देख चुकी थी। बस थोड़ी सी हलचल थी, लेकिन इतना काफी था। वो धीरे से उठी। उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसने अपना सर झुकाया और हंसी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था बच्चों। मैं रोजी को नहीं मारना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अगला कदम ये हुआ कि जैसे ही हम भागे, वो हमारी छुपने वाली जगह की तरफ झपटी और झाड़ियों के बीच से निकल गई। सिक्योरिटी एक्सिट की तरफ, मिस्टर ब्लेक के केबिन के पास, ब्रायन ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा। मैं मिसेस रिटर को हमारे पीछे आते हुए सुन सकता था। वो बेहद तेज भाग रही थी और हमें रुकने के लिए कह रही थी। आगे जंगल में छाया और शाखाओं का धुंधलापन था जो मेरे चेहरे पर लहर रहा था। हम लगभग वहां पहुंच ही गए थे कि अचानक ब्रायन का पैर एक झाड़ में फंस गया और वो जोर से नीचे गिर गया। उठो, मैं पीछे मुड़कर चिल्लाया। इससे पहले ब्रायन अपने पैर पर खड़ा हो पाता, मिसेस रिटर उस पर टूट पड़ी और उसके सर पर एक पत्थर मार दिया। वो तुरंत ही गिर पड़ा। मैं वहीं रुक गया। एक गलती, मेरे सर के पीछे कोई चीज आकर टकराई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा हाथ कसकर पीछे बंधा हुआ था। ब्रायन मेरे सामने लेटा हुआ था। उसकी आंखें बेजान थी लेकिन खुली हुई थी। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। पास में मिसेस रिटर्स खुदाई कर रही थी। फावड़ा बहुत ही तेजी से जमीन में गाड़ा जा रहा था। वो कुछ ऐसा गुनगुना गा रही थी जो लगभग एक लोरी जैसा लग रहा था। क्या तुम जानते हो, उसने बातचीत करते हुए कहा, लेकिन वो अपने काम से नजर उठाकर ऊपर नहीं देख रही थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने फावड़े को मिट्टी में गाड़ा और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में जंगलीपन था और वो खून से भरी हुई थी। लेकिन रोजी को यही मिलना चाहिए था। उसने मेरे पति को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश की। मैंने उस लड़की को सब कुछ दिया, एक नौकरी, यहाँ रहने की जगह, और उसने बदले में मेरे साथ ये किया। स्टीवन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी, बिल्कुल नहीं। मुझे उसे मारना ही था। मिसेस रिटर्स मेरे पैरों पर गिर गई। मुझे माफ करना, उसकी गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ये सब देख लिया, अब तुम्हें भी जाना होगा। उसके हाथ में जंग लगा हुआ चाकू चांद की रोशनी में चमका। उसने चाकू की मदद से मेरे चेहरे पर वार किया। मुझे अपने चेहरे पर गर्म खून बहने का एहसास हुआ। मेरी आंखें पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थी, कुछ भी। फिर मैंने उसे देखा, ब्रायन का पॉकेट नाइफ। वो मिट्टी में गिरा हुआ था, आधा दबा हुआ था। प्लीज, मैं रोने लगा और धीरे धीरे चाकू की तरफ बढ़ा। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। ये एक झटके में खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैंने चाकू पकड़ लिया। एक जोर का झटका और रस्सी टूट गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं मिसेस रिटर पर पीछे से झपटा। जब मैंने उन्हें जमीन पर पटका तो वो चिल्लाने लगी, लेकिन मैंने उनका चेहरा मिट्टी में दबा दिया। वो हैरान हो गए। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। भागो, मैंने ब्रायन की रस्सी को काटते हुए उससे कहा। हम जंगल में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। शाखाएं हमारे चेहरे पर वार कर रही थी। हमारे पीछे मिसेस रिटर की चीख किसी जंगली जानवर की तरह पेड़ों से टकराते हुए आ रही थी। वो हमारा पीछा कर रही थी और वो भी बहुत तेजी से। मिस्टर ब्लेक के केबिन की लाइट्स हमें हमारे सामने दिखाई दे रही थी। हम बचने से सिर्फ कुछ ही मील की दूरी पर थे, लेकिन मिसेस रिटर ने ब्रायन के पैर को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। बिना कुछ सोचे मैंने आंगन से एक मेटल का लालटेन उठाया और अपनी पूरी जान लगाकर घुमाया। मैंने जोर से उसे मिसेस रिटर के चेहरे पर मारा। कांच टूटा और उनके गाल छिल गए। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला और मिस्टर ब्लेक बाहर निकले, मिसेस रिटर्स की दर्द भरी चीख थम गई। मिस्टर ब्लेक चिल्लाए, आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ? हम मदद के लिए चिल्लाए और उन्होंने मिसेस रिटर को काबू में करते हुए जमीन पर गिरा दिया। हमने पुलिस का इंतजार किया। शाम होते होते पैरामेडिक्स ने कंफर्म किया कि रोजी बच गई है।
मार खाई हुई, सदमे में, लेकिन जिंदा है। ब्रायन और मैं कंधे पर कंबल रखकर आराम कर रहे थे। हमारे हाथ अभी तक बुरी तरह से कांप रहे थे। रोजी, जिसका गला जख्मी था और सांस फूल रही थी, उसने कमजोरी में मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज ठीक से सुनी भी नहीं जा सकती थी।